नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस तो चलिए आज एक अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। तो गाइस ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर ये हमारा पार्ट 6 है और पार्ट 7 तक ये वीडियो आएगी। पार्ट 7 में इसके कुछ और स्थल होंगे, लेकिन पार्ट 6 में हम इसके थोड़े से इसके प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ये इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या मिले हैं और ये इनकी खोज किस किन द्वारा किन किन इतिहासकारों द्वारा की गई थी, तो इसमें हम ये जानेंगे। और कुछ और भी स्थल हैं जो कि हम पार्ट 7 में इसको कंप्लीट कर लेंगे और पार्ट 7 में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो ये हड़प्पा जो था ये रावी नदी के पास मिली एक सभ्यता थी। रावी नदी के पास मिली थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर स्थित है ये क्या, हड़प्पा। और ये रावी नदी के पास मिली थी। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में, जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में इसकी सबसे पहले खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में इसकी खोज की गई थी। फिर इसकी खोज माधव स्वरूप ने की थी इसके ऊपर, मतलब और रिसर्च करने के लिए 1926 में माधव स्वरूप ने इसकी दोबारा से खोज की थी। फिर बहिलर ने इसकी खोज कब की थी, 1946 में। तो सबसे पहले खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। फिर आए 1926 में माधव स्वरूप ने। फिर बहिलर ने कब खोज की थी, 1946 में। लेकिन यदि अधिक तौर पर सबसे ज़्यादा वो मतलब इतिहास का किसे मान जाते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्होंने इसके बारे में रिसर्च की थी, तो दयाराम साहनी को भी मान जाता है कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया था। लेकिन माधव स्वरूप और बहिलर ने इतना अधिक रिसर्च नहीं कर पाया था। तो अब दयाराम साहनी का नाम याद कर लीजिए। अगला आते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे मिला है। ये सिंधु नदी के किनारे एक मिली एक सभ्यता है। और ये कहाँ पर मिली है, पाकिस्तान का एक प्रांत है लरकाना जिला पाकिस्तान का एक प्रांत है जहाँ पर लंकारना जिला में ये स्थित है। कौन सी, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसकी खोज सबसे पहले रखाल दास बनर्जी ने की थी, वो भी जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में। 1922 में इसकी खोज हुई थी। फिर मैके ने की थी इसकी खोज, मैके 1927 में। फिर बहिलर ने इसमें भी इन्होंने इसमें भी अपना हाथ बटाया था। 1930 में भी इन्होंने भी इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की थी। तो सबसे इसमें प्रमुख इतिहासकार कौन मान जाते हैं, तो रखाल दास बनर्जी मान जाते हैं, जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी अच्छा शोध करके बताया था। इन्होंने भी किया था, लेकिन ये इतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे जितने ज़्यादा रखाल दास बनर्जी सफल हुए थे। तो मोहनजोदड़ो का यहाँ भी याद कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और ये कहाँ पर स्थित है। तो अब देखते हैं मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था। तो देखिए यहाँ पर विशाल अन्न खंडार मिला था, मतलब विशाल एक अन्न खंडार मिला था। कांस्य की मूर्ति भी मिली थी यहाँ पर, और तथा यहाँ पर एक महाविद्यालय मिला था। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि महाविद्यालय या शिक्षा के लिए था या कोई समिति बिठाने के लिए था या राजा के लिए होता था। तो लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा एक विद्यालय भी मिला है जिसे हम महाविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो तीन चीज़ मिली है, एक अन्न के खंडार मिले हैं, कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं और महाविद्यालय मिला है। अगला आते हैं हम अपने भारत की बात करते, तो भारत में लोथल है जो गुजरात के साइड है। यह अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे में मिला है। ये कौन सी नदी है, भोगवा नदी के किनारे में मिला है। इसके खोजकर्ता कौन थे, इन्होंने कि कौन कौन से इतिहासकार ने इनके बारे में रिसर्च की थी, तो रंगनाथ राव ने इनके बारे में रिसर्च की थी। 1954 में इसकी खोज करना शुरू की थी, किसकी, लोथल की खोज करना शुरू हुई थी, जो कि अहमदाबाद जिले में स्थित है। और ये गोदीबाड़ा और सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था गोदीबाड़ा, जिसका पतन कहाँ पर हुआ था, लोथल में ही हुआ है। इसका ये भी साक्ष्य मिला कि जो गोदीबाड़ा का जो पतन था कहाँ पर हुआ है, लोथल में हुआ है। तो और देखते हैं लोथल के बारे में। देखिए लोथल तथा यहाँ पर एक बंदरगाह भी मिला है। बंदरगाह होते हैं जहाँ पर नाव खड़ी रहती है, जहाँ पर व्यापार होता है विदेशी तरीकों से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे गुजरात के रास्ते से अपना विदेश तरीके से व्यापार करते थे। और यहाँ पर किसके भी मिले, चावल के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, लोथल में ही प्राप्त हुए हैं। तथा यहाँ पर अग्निकुंड के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हाथी के भी दांत के अवशेष मिले। हाथी के दांत किस लिए मिले, क्योंकि हाथी को ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठाना पड़ता था जो विदेशी से आता था। तो यहाँ पर ये सारे मिले हैं। यहाँ पर एक और प्रक्रिया मिली, यहाँ पर 3 युगक समाधि यानी 3 लाशों को एक साथ दफनाने की प्रक्रिया मिली है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का और आप जितने भी स्थल देखेंगे तो वहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्था थी वहाँ पर। जैसे अगर किसी की मृत्यु जाती थी तो वो जो पशुपालन करके, जो जैसे वो गाय कुत्ता जो भी वो पशुपालन करता है व्यक्ति जिसकी मृत्यु जाती है, उसके साथ उसको भी दफना दिया जाता था। तो ये थी व्यवस्था। लेकिन जो लोथल में व्यवस्था थी वो कैसी थी, 3 युगक समाधि की व्यवस्था थी, यानी 3 लाशों को एक साथ दफनाने की ये व्यवस्था थी। तो यहाँ पर मतलब जो लाशें मिली हैं लोथल में, वो 3 लाशें एक साथ दफनी हुई मिली हैं।
यहाँ पर घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। तो मतलब घोड़े भी मिले हैं, घोड़े के भी अवशेष मिले हैं, और घोड़े की यहाँ पर क्या मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। तो लोथल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यापार अधिक होने के कारण यहाँ पर सामग्री भी ज़्यादा थी। अगली बात कर लेते हैं कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर मिला? घनघर नदी के किनारे मिला है, तथा जो कि कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है कौन सा? कालीबंगन है। इसके खोजकर्ता कौन है? अमलानंदन घोष हैं, जिसके सबसे पहले किसने खोज की थी? अमलानंदन घोष ने की थी 1951 में। फिर बीवी लाल और एवी की थापर और बीवी लाल ने मिलकर इसकी खोज कब की थी? 1961 में। तो 1961 में किसने किसने की थी? बीवी लाल और एवी की थापर ने इसकी खोज की थी। फिर अमलानंदन घोष ने सबसे पहले इसकी खोज की थी 1951 में। लेकिन सबसे प्रमुख किसको माना जाता है? अमलानंदन घोष को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी कर ली थी, कालीबंगन के बारे में। और यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ भी मिलती थी। मैंने आपको पार्ट 5 में बताया था कि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या मिलती है? काले रंग की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया था? कालीबंगन रख दिया था। तो कालीबंगन किस लिए नाम रखा गया? क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ भी मिलती हैं। तथा यहाँ पर जूते हुए खेत के भी अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर कालीबंगन में क्या हुआ? जूते हुए खेत के भी अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर हवन हवन की वो जो हवन वाली प्रक्रिया, मतलब हवन कराना, यज्ञ कराना, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर होती थी। तथा यहाँ पर भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब कई शहर, जो शहर है थोड़े बहुत नीचे धंस गए हैं, ऐसे मतलब उल्टे फुल्टे से हो गए हैं। तो नीचे कोई कोई शहर नीचे धंसे पड़े हैं, कोई ऊपर उठे पड़े हुए हैं, किसी की दीवार टूटी हुई है। तो यहाँ पर मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भूकंप के भी क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। अगला बात कर ले, लास्ट हमारा जो है इसमें एक प्रमुख स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी भी कहाँ मिला है? घनगर नदी के ये भी किनारे मिला है, तथा ये हरियाणा में स्थित है। कालीबंगन और राखी गढ़ी याद कर लीजिएगा, कहाँ पर स्थित है? दोनों हरियाणा में, वो राजस्थान में स्थित है। देखिए, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। और जो हमारा राखी गढ़ी है वो भी कहाँ पर स्थित है? सॉरी, हरियाणा में स्थित है। तो ये देखिए, ये कनगर नदी के किनारे मिला है, तथा इसकी खोज किसने की थी? सूरज भाग ने इसकी खोज की थी। सूरज भाग ने कौन थे? इसके खोज करते थे। इनकी खोज की थी किसकी? राखी गढ़ी की खोज की थी। तथा ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। अगर पूरे बात करें, अगर भारत को ना लाए बीच में, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। अगर भारत में, क्योंकि जब 1947 में भारत दो भागों में बढ़ गया था, एक इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में क्या चला गया था? मोहनजोदड़ो आगे चला गया था। और इंडिया में क्या आ गया था? राखी गढ़ी आ गया था। तो भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? राखी गढ़ी माना जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।